74 साल, फिर भी हम लोग हर साल 15 अगस्त को नारा लगाते हैं कि हम आजाद हो गए। हर साल 15 अगस्त को हम आजादी का जश्न मनाते हैं, लेकिन क्या कभी हमने सोचा कि आजादी के 73-74 साल में देश में जानवरों की गिनती हुई, कुत्तों की गिनती हुई, हिजड़ों की गिनती हुई, तो ये पिछड़ों की गिनती क्यों नहीं हुई? क्या इसके बारे में कभी हम लोगों ने सोचा? और जब हमारी गिनती ही नहीं हुई तो संख्या के अनुपात में हिस्सा मिलने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि पहले गिनती होगी, फिर संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी के लिए लड़ाई लड़ी जा सकती है। लेकिन अगर गिनती ही हमारी नहीं हुई तो संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी हमें मिल नहीं सकती है। और आजादी के 73-74 साल में हमारे साथ यही हुआ कि हमारी जनगणना तक नहीं हुई। और अगर ये हमारी जनगणना नहीं हुई, हमको संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी नहीं मिली, किसी भी क्षेत्र में हमको संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी नहीं मिली, तो इसका मतलब यह है कि इस देश में हम लोग आजाद नहीं हुए। इसका मतलब यह है कि इस देश में हम लोग आजाद नहीं हुए, क्योंकि आजाद कौन होता है? आजाद वो होता है जो अपने भविष्य का फैसला खुद करने लायक होता है। हम तो हमारे भविष्य का फैसला दूसरे लोग कर रहे हैं, और जो लोग हमारे भविष्य का फैसला कर रहे हैं वो हमारी जनगणना तक करने के लिए तैयार नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि आजादी के 73-74 साल में हम आजाद नहीं। तो ये सवाल खड़ा हो जाता है कि आखिर आजादी के 73-74 साल में आजाद कौन हो? ओबीसी के लोगों की गिनती नहीं हुई, संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी नहीं मिली। अगर आप शेड्यूल कास्ट के लोगों को देखो तो आज भी बड़े पैमाने पर शेड्यूल कास्ट के लोगों के साथ छुआछूत हो रहा है। रामनाथ कोविंद जी जब पुष्कर के मंदिर में गए तो रामनाथ कोविंद को ब्राह्मणों ने धक्का मार दिया, कहा कि तुम अच्छे हिंदू नहीं हो, क्योंकि तुम अछूत हो, इसलिए तुमको मंदिर में नहीं घुसने देंगे। तो ब्राह्मणों ने राष्ट्रपति को मंदिर में नहीं घुसने दिया, तो आम शेड्यूल कास्ट के लोगों के साथ क्या बर्ताव होता है, ये आप लोग गांव के रहने वाले हैं, आपको जानकारी है, मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं। अगर आजादी के 73-74 साल में शेड्यूल कास्ट के साथ छुआछूत बंद नहीं हुआ, तो इसका मतलब यह है कि जो शेड्यूल कास्ट का आदमी देश में रहता है वो शेड्यूल कास्ट का आदमी भी 73-74 साल में आजाद नहीं हुआ। इस देश में जो आदिवासी लोग रहते हैं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान में लिखा कि आदिवासी जिस इलाके में रहते हैं वहां की जल पर, वहां के जंगल पर, वहां के जमीन पर आदिवासियों का कब्जा होना चाहिए, आदिवासियों का अधिकार है। लेकिन आप देख रहे हैं, आप खबरें पढ़ रहे हैं कि पूरे देश में आदिवासियों को उनके जल जंगल जमीन से खदेड़ा जा रहा है, और जब आदिवासी इसका विरोध करते हैं तो उन्हें नक्सलाइट घोषित किया जाता है और गोलियों से मार दिया जाता है। अगर आप दिल्ली के इंडिया गेट पर जाओगे और वहां शहीद हुए लोगों की लिस्ट देखोगे कि कौन कौन से लोग शहीद हुए आजादी के आंदोलन में, तो सबसे ज्यादा नाम मुसलमानों का निकल करके सामने आता है कि सबसे ज्यादा मुसलमान लोगों ने अंग्रेजों को खदेड़ने के लिए शहादत दिया। लेकिन आज की तारीख में जब हम देखते हैं तो क्या दिखाई देता है? मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हो रही है, कहीं भी जय श्री राम का नारा लगा करके पीट दिया जाता है, आतंकवादी देशद्रोही घोषित किया जाता है। हमारे लोगों को भी बताया जाता है कि मुसलमान तो विदेशी लोग हैं, आतंकवादी लोग हैं, देशद्रोही लोग हैं। क्या मुसलमान विदेशी लोग हैं? विदेशी लोग नहीं है, हमारे ही भाई हैं। हम ही से धर्म परिवर्तन कर लिए। क्यों? क्योंकि हम ब्राह्मणों का लात जूता बर्दाश्त करते रहे, लेकिन उन्होंने कहा कि हम तुम्हारा लात जूता बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमको दूसरा रास्ता मिल गया है, तो हम दूसरे रास्ते पर जा रहे हैं। जिन्होंने ब्राह्मणों की व्यवस्था को लात मारा वो मुसलमान हो गए, वो सिख हो गए, वो ईसाई हो गए, वो बौद्ध हो गए, वो जैन हो गए। जिन्होंने ब्राह्मणों की इस शोषणकारी व्यवस्था को लात मारा तो उनके भी हालत खराब है। आप देख रहे हैं दिल्ली में किसानों का आंदोलन चल रहा है, सिख लोगों ने उस पर मोर्चा संभाला हुआ है, तो सिखों को
खालिस्तानी बोला जा रहा है, किसी को पाकिस्तानी बोला जा रहा है, किसी को आतंकवादी बोला जा रहा है, किसी को खालिस्तानी बोला जा रहा है। इस देश की जो 85% 90% आबादी है SC ST OBC माइनॉरिटी की, उसको इस देश में अधिकार वंचित करके रखा गया है। अगर हम नौजवानों की बात करें तो आज हमारे समाज के नौजवानों की क्या स्थिति है। हमारे समाज का नौजवान इंटर पास करता है, BA पास करता है, BSc पास करता है, B.Ed करता है, टेट पास करता है, सुपर टेट पास करता है, इसके बाद भी रोजगार नहीं, PhD करने के बाद भी रोजगार नहीं है। और जब रोजगार नहीं है तो वो क्या करता है, लखनऊ और दिल्ली की सड़कों पर जाता है और कहता है कि हमारे भी हाथ को काम दो, हम भी इस देश के विकास में अपना योगदान देना चाहते हैं। क्योंकि एक घर में अगर 4 लोग हों और एक आदमी कमाए, 3 लोग बैठ करके खाए, तो उस घर का विकास नहीं हो सकता। उसी प्रकार से किसी देश में अगर 1-3% आदमी ही सब चीजों पर कब्जा कर ले और बाकी लोगों को हक अधिकार ना दे, तो उस देश का विकास नहीं हो सकता। और इसीलिए भारत का पतन हो रहा है। जब देश के नौजवान सड़कों पर उतरते हैं और कहते हैं कि हमारे हाथ को काम दो, हम भी इस देश के विकास में अपना योगदान देना चाहते हैं, तो इस देश और प्रदेश की सरकार नौजवानों के हाथ को काम नहीं देती, बल्कि इतने लाठी डंडे मारती है, नौजवानों का हाथ पैर लाठी डंडे से तोड़ने का काम करती है। नौजवानों के ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहा है। हमारी समाज की 50% आबादी महिलाओं की है। आप अगर खबरें पढ़ो, अखबार पढ़ो, टीवी चैनल देखो, तो प्रतिदिन महिलाओं के ऊपर अन्याय और अत्याचार हो रहा है। सवाल ये खड़ा हो जाता है कि इस देश में आजाद कौन हुआ? शेड्यूल कास्ट के ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहा है, शेड्यूल ट्राइब के ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहा है, OBC के ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहा है, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन के ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहा है, नौजवानों के ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहा है, महिलाओं के ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहा है। सीमा पर जो देश के सैनिक लड़ रहे हैं, जो जवान लड़ रहे हैं, उनको भी षड्यंत्र करके पुलवामा जैसे हमलों में शहीद कर दिया जा रहा है। उनके ऊपर भी अन्याय अत्याचार हो रहा है। और जो देश का किसान है, जिसको अन्नदाता कहा जाता है, जो सबका पेट भरता है, आज उसके खिलाफ इतनी बड़ी साजिश चल रही है कि किसानों को अपना काम धंधा छोड़कर दिल्ली में जमा होना पड़ा है, दिल्ली को घेरना पड़ा है। तो कहने का मतलब यह है साथियों कि आजादी के 73-74 साल में इस देश में आजाद कौन हुआ, ये बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। शेड्यूल कास्ट आजाद नहीं हुआ, आज भी छुआछूत होता है। बैकवर्ड क्लास आजाद नहीं हुआ, 73-74 साल में हमको हक हिस्सा नहीं मिला, हमारी गिनती तक नहीं हुई, हम आजाद नहीं हुए। आदिवासियों को नक्सलाइट कहकर गोली मारा जा रहा है, आदिवासी आजाद नहीं हुआ। मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन के ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहा है, वो आजाद नहीं हुआ। महिलाओं के, नौजवानों के, किसानों के, जवानों के, सभी के ऊपर अगर अन्याय अत्याचार हो रहा है, तो ये सवाल पैदा होता है कि इस देश में आजाद कौन हुआ। अगर ये 85-90% आबादी देश में आजाद नहीं हुई और आजादी के 73-74 साल बाद भी हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ, तो हमें इस बात को सोचने और समझने की जरूरत है। किस बात को सोचने और समझने की जरूरत है कि जब इस देश में अंग्रेज थे, तब हमारे बुजुर्गों को यह बात बताई गई थी, हमारे बुजुर्गों को यह बात समझाई गई थी कि अंग्रेजों की वजह से तुम्हारी समस्याएं हैं, अगर अंग्रेजों को इस देश से खदेड़ दो तो तुम्हारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। हमारे तमाम बुजुर्ग अंग्रेजों को खदेड़ने के लिए जेल गए, कुछ फांसी के फंदे पर चढ़ गए, कुछ ने गोलियां खाई, कुछ ने लाठियां खाई, इस आशा और उम्मीद के साथ में कुर्बानी दिया कि अगर अंग्रेज इस देश को छोड़कर चले जाएंगे तो जो हमारी आने वाली जनरेशन है, जो हमारी आने वाली नस्लें हैं, हमारी आने वाली नस्लें आजाद हो जाएंगी। लेकिन उन्होंने नहीं सोचा था कि देश आजाद होने के 73-74 साल बाद भी हमारी नस्लें गुलाम रहेंगी इस देश में। इस बात को उन्होंने नहीं सोचा था, उन्होंने नहीं सोचा था। उन्होंने उम्मीद लगाई थी कि हम आजाद हो जाएंगे, लेकिन हम आजाद नहीं हुए। इसलिए हमको सोचने की जरूरत है। क्या सोचने की जरूरत है? वो कौन लोग हैं जो इस देश में हमको गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं? वो कौन लोग हैं जो पिछड़े वर्ग की गिनती नहीं करना चाहते? वो कौन लोग हैं जिन्होंने इस देश में छुआछूत पैदा किया? वो कौन लोग हैं जिन्होंने इस देश में जातिवाद पैदा किया? वो कौन लोग हैं जिन्होंने इस देश में ऊंच नीच पैदा किया? उनको चिन्हित करना पड़ेगा, उनको खोजना पड़ेगा। और जब हम उनको खोजते हैं तो खोजते खोजते ये बात पता चली कि इस देश में अंग्रेज बाद में आए, इस देश में मुगल भी बाद में
आए, और अंग्रेजों और मुगलों के पहले इस देश में ब्राह्मण यूरेशिया से आए। यूरेशिया में काला सागर है, काला सागर के पास में अस्कमोझी नाम का प्रांत है, और अस्कमोझी नाम के प्रांत में जो मोरवा प्रजाति के लोग रहते हैं, मोरवा प्रजाति के लोगों का डीएनए और भारत के ब्राह्मणों का डीएनए मैच कर गया, और ये बात साबित हो गई कि भारत में जो ब्राह्मण हैं वो यूरेशियन लोग हैं, वो वहां से आए हुए हैं, काला सागर के पास से आए हुए हैं। एक बात प्रमाणित हो गई, जो खुद विदेशी है वो अपने को छुपा रहा है और हमको क्या कह रहा है, अरे देश पर मुसलमानों का कब्जा हो जाएगा, मुसलमान विदेशी है, सारे हिंदू इकट्ठा हो जाओ। हमको वो उल्टा समझा रहा है। डीएनए टेस्ट हो गया, डीएनए टेस्ट में पता चल गया कि मुसलमानों का डीएनए तो हमें से मिल रहा है। हमसे क्यों मिल रहा है? क्योंकि ये यहीं से ब्राह्मणों को लात मार करके उन्होंने इस्लाम को स्वीकार किया है। भारत में जो मुसलमान हैं वो अरब और ईरान से नहीं आए हैं, हमारे और आपके भाई हैं, लेकिन हमारे भाई भाई को लड़ाया जा रहा है। देश में बहुत बड़ी साजिश हो रही। जब कोई बोलता है आरएसएस के विरोध में, जब कोई बोलता है भारतीय जनता पार्टी के विरोध में, तो उसको आरएसएस वाले कहते हैं ये टुकड़े टुकड़े गैंग है, ये टुकड़े टुकड़े गैंग है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस देश में असल टुकड़े टुकड़े गैंग कौन है उसको समझने की जरूरत है। इस देश का असल टुकड़े टुकड़े गैंग ब्राह्मण है जो यूरेशिया से आया। अगर प्राचीन भारत का नक्शा आप उठाकर देखो, अगर मौर्य के समय का नक्शा आप उठाकर देखो, तो भारत की सीमा अफगानिस्तान तक थी। इतना विशाल भारत था, इसको छोटा किसने किया? इसको टुकड़े टुकड़े किसने किया? इसको टुकड़े टुकड़े करने का काम इन्हीं यूरेशियन लोगों ने किया। जब भारत विश्वगुरु हुआ करता था, जब भारत सोने की चिड़िया हुआ करता था, पूरी दुनिया के लोग भारत में पढ़ने के लिए आते थे। तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला जैसी यूनिवर्सिटियां भारत के अंदर होती थी। वो भारत था, वो गौरवशाली भारत था, वो हमारे पुरखों का भारत था, वो हमारे पूर्वजों का भारत था। लेकिन ब्राह्मणों ने उस भारत का सत्यानाश किया। भारत को छोटा छोटा करने का काम नहीं किया, केवल छोटा ही नहीं किया, बल्कि भारत में जो रहने वाले लोग थे उनको भी 6,743 जातियों में बांटने का काम किया। पिछड़े वर्ग को 3,743 जातियों में बांटने का काम किया। आज हमारी संख्या ज्यादा होने के बाद में भी हम लड़ाई क्यों नहीं लड़ पा रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। इसका कारण यही है कि हम अपने को पिछड़ा कब मानते हैं, हम अपने को ओबीसी कब मानते हैं, हम तो अपने को कुर्मी क्षत्रिय मानते हैं, हम तो अपने को यादव क्षत्रिय मानते हैं, हम तो अपने को मौर्य क्षत्रिय मानते हैं, हम तो अपने को पाल क्षत्रिय मानते हैं, हम तो अपने को लिसाज क्षत्रिय मानते हैं। हम पिछड़े हैं, हम ओबीसी है, ऐसा हम कब मानते हैं? और जब हम ऐसा नहीं मानते तो हमारी संगठित ताकत निर्माण नहीं होती, हमारी संगठित शक्ति निर्माण नहीं होती, और जब हमारी संगठित शक्ति निर्माण नहीं होती तो हम कोई लड़ाई बगैर संगठित ताकत के, बगैर संगठित शक्ति के लड़ नहीं सकते। जैसे आप चौराहे पर खड़े हो जाओ और एक एक पिछड़े वर्ग के आदमी को पूछो कि अरे भाई तुम कौन हो, वो बोलेगा मैं यादव हूं। दूसरे को पूछो तुम कौन हो, वो बोलेगा मैं कुर्मी हूं। तीसरे को पूछो तुम कौन हो, वो बोलेगा मैं मौर्य हूं। चौथे को पूछो तुम कौन हो, वो बोलेगा मैं बिंदु हूं। पांचवें को पूछो तुम कौन हो, वो बोलेगा मैं मल्ला हूं। छठे को पूछो तुम कौन हो, वो बोलेगा मैं राजभर हूं। सातवें को पूछो तुम कौन हो, वो बोलेगा मैं चौहान हूं। इसमें कोई भी ओबीसी नहीं मिला। जितने से पूछा कोई ओबीसी नहीं मिला, और जब कोई ओबीसी नहीं मिला तो ब्राह्मणों ने इसीलिए तो 6,000 जातियों में बांटा इस समाज को कि ये इकट्ठा ना हो पाए, बल्कि सब के सब क्षत्रिय बने रहे। जब हम कुर्मी क्षत्रिय हैं तो हम अपने को बड़े हैं, यादव क्षत्रिय अपने को बड़े हैं, हम शिवाजी महाराज के वंशज, यादव जी कृष्ण भगवान के वंशज, मौर्य जी सम्राट अशोक के वंशज, निषाद जी निषाद राज के वंशज, और भगवान की नैया पार लगाने वाले विश्वकर्मा जी विश्वकर्मा भगवान के वंशज। नमस्कार कौन किसको करे चौराहे पर, पहले यह संकट खड़ा हो जाता है और कोई किसी को नमस्कार नहीं करता तो आपस में बातचीत नहीं होती। एकता बनाने के लिए बातचीत जरूरी है, लेकिन बातचीत ही नहीं होगी तो एकता नहीं बनेगी। हम अपनी अपनी जाति पर गर्व कर रहे हैं। जाति इंसान में नहीं होती, जाति जानवरों में होती है। अगर आप सड़क पर निकलो, गाय जा रही है आप बोलोगे गाय है, भैंस जा रही है आप बोलोगे भैंस है, बकरी जा रही है आप बोलोगे बकरी है। जो जानवर जा रहा है आप देख के बता सकते हो ये किस जाति का जानवर है। लेकिन इतने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, प्रकांड से प्रकांड, बड़े से बड़े ब्राह्मण को बुलाओ,
और कहो कि पंडित जी बताओ इसमें कौन किस जाति का है, बड़े से बड़ा ब्राह्मण विद्वान भी बता नहीं सकता, क्योंकि इंसानों में जातियां नहीं होती, जानवरों में जातियां होती है। लेकिन ब्राह्मणों ने जानवरों की व्यवस्था हम इंसानों पर लागू कर दिया, और जब इंसानों पर लागू कर दिया तो जैसे कुत्ते आपस में लड़ते हैं वैसे हम आपस में लड़ने का काम कर रहे हैं। जैसे कुत्ते आपस में लड़ते हैं वैसे हम आपस में लड़ने का काम कर रहे हैं। लड़ने वाले आपस में हम हैं, लड़ाने वाला ब्राह्मण है। ब्राह्मण कैसे लड़ाता है? इस देश के राजपाट पर ब्राह्मणों ने कब्जा किया, इस देश की धन संपत्ति पर ब्राह्मणों ने कब्जा किया, इस देश की नौकरियों व्यापार पर ब्राह्मणों ने कब्जा किया। लेकिन वो क्या कहते हैं? वो कहते नहीं, यादव सब ले गए। वो क्या कहते? कब्जा उन्होंने किया, वो कहते यादव सब ले गए। अब कौआ कान देखा नहीं, कौए को दौड़ा लिया कि हमारा कान कौआ लेके चला गया, तो हमारे लोग यादव के पीछे भाग पड़े कि यादव तो सब ले गया यार। तो ये जो लड़ाने भिड़ाने का काम है ये ब्राह्मण लोग करते। ब्राह्मण जब यादव के घर में जाता है तो पूछता है, यादव जी तुम्हारा बड़ा लड़का क्या करता है? यादव जी कहते बड़ा लड़का दूध बेचता है। तो हमारा वो ब्राह्मण पूछता छोटा लड़का क्या करता है? कहते वो भी दूध बेचता है। तो ब्राह्मण पूछता अच्छा नौकरी वोकरी नहीं मिली? बोलता नौकरी कहाँ मिलेगी पंडित जी, बड़ी गरीबी है, बड़ी बेरोजगारी है। बोलता बिजनेस व्यापार ही करा लेते। बोलता पैसे नहीं है पंडित जी, कैसे बिजनेस व्यापार होगा? बोलता है तुमको नौकरी नहीं मिली, तुमको तुम्हारे पास बिजनेस नहीं है, कारण क्या है पता है? बोलता मुझे तो नहीं पता। नहीं पता? अरे पटेल लोगों ने सब यादवों का हिस्सा खा लिया, इसलिए तो तुम्हारे पास में नहीं है। और जब यादव के घर से दान दक्षिणा लेके निकला तो पटेल जी के घर में पहुंच गया और पटेल जी को कहा कि तुम्हारा बड़ा लड़का क्या करता है? पटेल जी ने कहा खेती करता है। कहा छोटा लड़का क्या करता है? कहा वो भी खेती करता है। कहा नौकरी नहीं लगी क्या? बोला नौकरी कहाँ लगेगी पंडित जी, बड़ी बेरोजगारी है। तो कहा बेरोजगारी क्यों है पता है? बोला नहीं पता है। नहीं पता है? ये तो पता है ना कि मुलायम सिंह यादव कई बार मुख्यमंत्री रहे, अखिलेश यादव भी कई बार मुख्यमंत्री रहे। तो मुलायम और अखिलेश ने मिल करके सारी की सारी नौकरियां यादवों को दे दिया, इसलिए पटेलों को नहीं मिला। यादव को पटेल के विरोध में भड़काया, पटेल को यादव के विरोध में भड़काया। अब यादव पटेल जब चौराहे पर आएंगे तो ना वो उनको नमस्कार करेगा, वो सोचेगा इसने हमारा हिस्सा खा लिया, और वो सोचेगा इसने हमारा हिस्सा खा लिया। और पंडित के लिए, पंडित दोनों के लिए अच्छा है, और हम आपस में लड़ रहे हैं। फिर वो ब्राह्मण निकला पटेल जी के यहाँ से, कुशवाहा जी के यहाँ पहुंच गया, मौर्य जी के यहाँ पहुंच गया और कहा मौर्य जी क्या हाल चाल है? मौर्य जी ने कहा पंडित जी ठीक है। कहा मौर्य जी आपका बड़ा लड़का क्या करता है? कहे पंडित जी क्या करता है? सब्जी वब्जी बेचने का काम करता है, पैदा करता है, बेचता है मंडी में। बोले छोटा लड़का क्या करता है? बोले वो भी पंडित जी इसी काम में लगा है, खेती बाड़ी के, और क्या करेगा? बोले नौकरी नहीं मिली। बोले नौकरी कैसे मिलेगी, बड़ी बेरोजगारी है। बोले बिजनेस व्यापार ही करवा देते। बोले व्यापार कैसे करवाए, पैसे लगते हैं। बोले अच्छा तो ये तुम्हारे पास नौकरी नहीं है, व्यापार नहीं है, ये क्यों नहीं है पता है? कहा मुझे तो नहीं पता। कहा नहीं पता? यादव और कुर्मी ने मिलकर ओबीसी का सारा हिस्सा खा लिया, इसकी वजह तो तुम्हारे पास नहीं आया। अब यादव को कुर्मी के विरोध में भड़काया, कुर्मी को यादव के विरोध में भड़काया, मौर्य को यादव कुर्मी दोनों के विरोध में भड़काया। और फिर वहां से निकल गए, बिंद जी के आगे यहाँ आ गए, निषाद जी के यहाँ आ गए, राजभर जी के यहाँ आ गए। कहा निषाद जी, राजभर जी, तुम लोगों के हालात जब हम ब्राह्मण लोग देखते हैं ना तो अंदर से बहुत ज्यादा दुख होता है। क्यों? क्योंकि बहुत खराब हालात है। लेकिन क्या करे, ओबीसी का सारा हिस्सा तो यादव कुर्मी मौर्य ने मिलकर खा लिया, इसलिए तो तुमको कुछ नहीं मिला, और इसकी वजह से तो सारी समस्या है। ब्राह्मण ये नहीं बताता कि ओबीसी की भूख 52 रोटी की है, ओबीसी का हिस्सा 52% है। 52 रोटी की भूख वाले को हम 27 रोटी दिखा रहे हैं, 27% कागज पर दे रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में 27 भी नहीं दे रहे हैं, एक्चुअल में 5% ही दे रहे हैं। ये ब्राह्मण नहीं बताता और सबको एक दूसरे से लड़ाने का काम करता है। जैसे जब शाम को आप खाना खाते हो, खाना खाने के बाद कुत्तों को आप खाना खिलाते हो, मान लो 5 कुत्ते हैं और आपने 5 रोटी लाया और हर कुत्ते को 1-1 रोटी दे दो, लड़ाई नहीं होगी, सारे अपना अपना खाने में बिजी हो जाएंगे, लड़ाई नहीं होगी। लेकिन होता क्या है, 1 रोटी फेंक दो, 4 अपने पास रखो, तो 5 कुत्ते एक ही रोटी पर एक दूसरे से लड़ने का काम करेंगे। जैसे कुत्ते एक रोटी पर टूट पड़ते हैं, आपस में लड़ते हैं, वैसे जो ब्राह्मण
ब्राह्मण हमारे पास में थोड़ा सा हिस्सा फेंक दिया तो हम ये नहीं सोचते कि पूरे स्टॉक पर ब्राह्मणों का कब्जा है, पहले वो स्टॉक लड़के ले ले और फिर आपस में बंटवारा कर ले बराबर बराबर। ऐसा हम नहीं सोचते, हम आपस में लड़ते हैं, जैसे कुत्ता लड़ता है वैसे हम आपस में लड़ते हैं। लड़ने वाले हम हैं, लड़ाने वाला ब्राह्मण है। लोग हमारे हैं, लोगों के दिमाग पर ब्राह्मणों का कब्जा है। लोग हमारे हैं, लोगों के दिमाग पर ब्राह्मणों का कब्जा है। इसलिए हम संख्या में ज्यादा होकर के भी ना तो अपनी सरकारें बना पाते हैं, ना तो अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ पाते हैं। क्योंकि मोबाइल हमारा हो लेकिन सिम कार्ड आप लगा दो इसमें तो घंटी किसकी बजेगी? जिसका सिम कार्ड लगा रहेगा उसी की घंटी बजेगी। तो लोग तो हमारे हैं लेकिन सिम कार्ड ब्राह्मणों ने फिट कर दिया तो चलता उनके हिसाब से है, हमारे हिसाब से चलता नहीं है। ये हमारी समस्या है, इसको परिवर्तित करने की जरूरत है, इसको बदलने की जरूरत है। वही ब्राह्मण फिर शेड्यूल कास्ट के घर में जाता है, गौतम जी के घर में जाता है और गौतम जी को कहता है, क्या कहता है? जय भीम गौतम जी। गौतम जी बहुत खुश हो जाते हैं कि ब्राह्मण होकर के जय भीम बोल रहा है। इतना खुश हो जाते हैं, बीबी को बोलते हैं भाई चारपाई निकाल, पंडित जी आ गए हैं। बीबी चारपाई निकालती, कहते हैं अच्छा पानी भी ले आ, चाय भी रख दे बनने के लिए। पंडित जी को चाय पानी कराना है, नमकीन घर में नहीं होगी तो दुकान से दौड़ के लड़के को भेज दो कि दो नमकीन ले आए दुकान से। पूरी व्यवस्था पंडित जी की करते हैं। फिर पंडित जी कहते हैं, अरे गौतम जी हम तो ब्राह्मण हैं, आप तो चमार हैं, लेकिन हम देखो हम जय भीम भी बोलते हैं, तुम्हारी चारपाई पर बैठते हैं, तुम्हारे बर्तन में पानी भी पीते हैं, तुम्हारे थाली में खाना भी खाते हैं, क्योंकि हम ब्राह्मण होने के बाद भी सुधर गए कि ये छुआछूत की व्यवस्था ठीक नहीं है। गौतम जी बहुत खुश हो जाते हैं, उनको लगता है ब्राह्मण जी का तो हृदय परिवर्तन हो गया। अब गौतम जी को पता ही नहीं पंडित जी प्रधानी का चुनाव लड़ने के चक्कर में है, इसलिए वोट सेट करने के लिए आए हैं, ये तो गौतम जी को पता ही नहीं चलता। गौतम जी खुश हो जाते हैं। फिर पंडित आगे की बात कहता है, कहता गौतम जी हम ब्राह्मण तो सुधर गए, तुम्हारे बर्तन में खा रहे, तुम्हारे बर्तन में पी रहे, तुम्हारी चारपाई पर बैठ रहे, लेकिन ये बिंद लोग कब सुधरेंगे? ये यादव लोग कब सुधरेंगे? ये निषाद लोग कब सुधरेंगे? ये कुर्मी कोयरी लोग कब सुधरेंगे? ये तो कभी नहीं सुधर सकते। ये आज भी तुम्हारे साथ छुआछूत करते हैं, तुम्हारे असली दुश्मन यही है। ब्राह्मण ये नहीं बताता कि छुआछूत की व्यवस्था किसी बिंद ने नहीं बनाई, किसी निषाद किसी केवट मल्लाह ने नहीं बनाई, किसी यादव कुर्मी मौर्य गरड़िया ने छुआछूत की व्यवस्था नहीं बनाई। अगर शेड्यूल कास्ट के लोगों को अछूत घोषित किया, हुक्का पानी बंद करने का काम किया, गांव के दक्षिण में बसने के लिए मजबूर किया, तो ये काम किसी यादव कुर्मी मौर्य गरड़िया ने नहीं किया, ये काम तो ब्राह्मणों ने किया। अगर यादव कुर्मी मौर्य गरड़िया आज शेड्यूल कास्ट के लोगों के साथ छुआछूत करते हैं तो उसका कारण वही है कि लोग हमारे हैं मगर हमारे लोगों के दिमाग पर ब्राह्मणों का कब्जा है। ब्राह्मणों की कब्जा दिमाग पर होने के कारण हमारे लोग ब्राह्मणों जैसा बर्ताव करते हैं। इसके लिए हमारे लोग दोषी नहीं है, ब्राह्मण दोषी है। जैसे दिमाग में परिवर्तन होता है, जैसे विचार में परिवर्तन होता है, आचरण में परिवर्तन हो जाता है। लेकिन ये बात ब्राह्मण नहीं बताता। ब्राह्मणों ने शेड्यूल कास्ट के लोगों को अछूत बनाया, ओबीसी के लोगों को शूद्र बनाया। हम कितना भी क्षत्रिय लिख लें, हम कितना भी क्षत्रिय लिख ले, लेकिन ब्राह्मण हमको क्षत्रिय मानने वाले नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने अपने ग्रंथों में लिख कर रखा है कि वास्तविक शूद्र पिछड़े वर्ग के लोग हैं, ओबीसी समाज के लोग हैं। एडवोकेट जयन वर्मा इलाहाबाद हाई कोर्ट में वकील थे, उन्होंने एक किताब लिखा, ब्राह्मण धर्म के अनुसार कौन है पिछड़ा वर्ग? ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है या फिर शूद्र है। जब उन्होंने किताब लिखा, उस किताब को पढ़ना चाहिए। सारे ग्रंथों का हवाला देकर के उन्होंने साबित किया कि ब्राह्मणों ने पिछड़े वर्ग के लोगों को शूद्र बनाया। और केवल शूद्र ही नहीं बनाया, मनुस्मृति लिखा, मनुस्मृति हमारे विरोध में लिखा, और मनुस्मृति में लिखा कि अगर शेड्यूल कास्ट के कान में ज्ञान का एक शब्द पड़ जाए तो अगर शूद्रों के कान में ज्ञान का एक शब्द पड़ जाए तो शीशा पिघला कर डाल देना चाहिए, आंख से देख ले तो आंख में सूजा डाल देना चाहिए, उच्चारण करे तो जीभ काट लेनी चाहिए। हम यादव कुर्मी मौर्य गरड़िया बिंद निषाद मल्लाह लोग क्या सोचते हैं? ये तो शेड्यूल कास्ट के लोगों के विरोध में लिखा।
हमारे लोगों के विरोध में नहीं लिखा, लेकिन एक्चुअल बात यह है हमारे ही विरोध में लिखा। कैसे लिखा? जब एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य के पास में गए और कहने लगे गुरुजी हमको धनुर्विद्या सिखा दो, तो द्रोणाचार्य को एकलव्य ने पूछा, एकलव्य को द्रोणाचार्य ने पूछा तुम्हारा कुल क्या है, तुम्हारा गोत्र क्या है? जैसे ही एकलव्य ने अपना कुल और गोत्र बताया, द्रोणाचार्य ने कहा तुम्हारे लिए धनुर्विद्या नहीं है। और एकलव्य ने स्वतः अभ्यास किया, ठान लिया कि हमें धनुर्धर बनना ही है, स्वतः अभ्यास किया, स्वतः प्रयास किया। और जब एकलव्य ने स्वतः अभ्यास स्वतः प्रयास किया तो एकलव्य दुनिया के सबसे बड़े धनुर्धर बन गए। और जब ये बात द्रोणाचार्य को पता चली तो द्रोणाचार्य को बहुत बड़ा झटका लग गया कि जिसको हमने पढ़ाने से मना कर दिया, जिसको हमने सिखाने से मना कर दिया, वो हमसे भी ज्यादा ज्ञानी हो गया, हमसे भी ज्यादा निपुण धनुर्धर हो गया। एकलव्य द्रोणाचार्य ने सोचा कि अब उसका क्या करना है, तो द्रोणाचार्य ने एकलव्य के दाहिने हाथ का अंगूठा कटवा लिया, दक्षिणा में ले लिया। मुझे नहीं पता कि द्रोणाचार्य शाकाहारी थे या मांसाहारी थे, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि अगर द्रोणाचार्य एकलव्य के अंगूठे की सब्जी भी बनाकर खाते तो अंगूठे भर से उनका पेट नहीं भरता। इसका मतलब खाने और चबाने के लिए अंगूठा नहीं मांगा गया। फिर अंगूठा क्यों मांगा गया, ये सवाल खड़ा हो जाता है। अंगूठा इसलिए मांगा गया कि द्रोणाचार्य को पता चला कि एक एकलव्य इस मूल निवासी बहुजन समाज में पैदा हो गया है, ये तो हजारों लाखों एकलव्य पैदा करेगा। और अगर हजारों लाखों एकलव्य इस मूल निवासी बहुजन समाज में पैदा हो गए तो इसको गुलाम बनाकर नहीं रखा जा सकता, ये तो आजाद हो जाएगा। तो एकलव्य का अंगूठा काटने का काम ब्राह्मणों ने किया, तब ही नहीं काटा। आज भी आपके बच्चों का अंगूठा काटा जा रहा है। जब आपका बच्चा महाविद्यालय में जाता है, विश्वविद्यालय में जाता है, थ्योरी में टॉप कर सकता है, लेकिन प्रैक्टिकल में उसे जाति देखकर नंबर दिया जाता है। अभी नीट की परीक्षा हो रही है, मेडिकल का राष्ट्रीय लेवल पर टेस्ट हो रहा है, उसमें ओबीसी को आरक्षण नहीं है। और जब ओबीसी को आरक्षण नहीं है तो ओबीसी का बच्चा ज्यादा नंबर पा करके भी एमबीबीएस नहीं कर पा रहा है, और जनरल कास्ट का बच्चा उससे कम नंबर पा करके एमबीबीएस कर रहा है। ये स्थिति आज भी है, तब ही अंगूठा नहीं काटा गया, आज भी अंगूठा काटा गया। ब्राह्मणों ने हमारे लोगों को शूद्र घोषित किया। छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे प्रतापी राजा को शूद्र घोषित करने का काम ब्राह्मणों ने किया। अगर छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे प्रतापी राजा का पैर के अंगूठे से राज तिलक करके बेइज्जत करने का काम ब्राह्मणों ने किया और शूद्र घोषित किया, तो अगर हम फर्जी कॉलर टाइट करते रहेंगे कि नहीं हम तो क्षत्रिय हैं, तो इससे कोई समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। यादव, कुर्मी, मौर्य, गढ़िया जितने भी लोग हैं वो अपने को क्षत्रिय मानते रहे, लेकिन ब्राह्मण नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? क्योंकि ब्राह्मणों ने ही बनाया, तो ब्राह्मणों को पता है हमने तो इनको शूद्र बनाया, ये तो मुफ्त में क्षत्रिय बने घूम रहे हैं। तो इसलिए साथियों हम लोगों को इस बात को समझने की जरूरत है। हम लोग शूद्र हैं, प्रैक्टिकली आपको समझा देते हैं। ब्राह्मणों की दृष्टि से, हमारी दृष्टि से तो हम देश के मूल निवासी हैं, ब्राह्मणों की दृष्टि से ब्राह्मणों ने हमको शूद्र बनाया, प्रैक्टिकल समझा देते हैं। शूद्रों का काम है सेवा करना। सेवा कौन कर सकता है? जो छू सकता है। हम जिनको शूद्र समझते हैं, शेड्यूल कास्ट के लोग, अगर वो गिलास में पानी पंडित को दें तो पंडित उनके हाथ का दिया हुआ पानी भी पी नहीं सकता। चाहे वो नहा कर जाए, चाहे वो नए गिलास में पानी लेकर जाए, चाहे वो नए कपड़े पहन कर जाए, फिर भी पंडित उनके हाथ का पानी नहीं पीता। इसका मतलब सेवा वो नहीं कर सकता जो छू नहीं सकता। सेवा कौन करता है? यादव जी दूध दही घी पैदा करते थे, मुफ्त में पंडित जी को देने का काम करते थे। मौर्य जी सब्जी पैदा करते थे, मुफ्त में देने का काम करते थे। कुर्मी जी अनाज पैदा करते थे, मुफ्त में देने का काम करते थे। ऐसे ही ओबीसी की जितनी जातियां जो काम करती थी वो मुफ्त में करने का काम करती थी। ब्राह्मणों का सेवा करने की सारी जिम्मेदारी, सारा ठेका ओबीसी के लोगों के पास में था। ओबीसी के लोगों ने ब्राह्मणों को मलाई खिलाया, ब्राह्मणों की सेवा किया, लेकिन ब्राह्मणों ने ओबीसी के लोगों को ही पढ़ने लिखने के अधिकार से, धन संपत्ति रखने के अधिकार से, बोलने सुनने के अधिकार से वंचित करने का काम किया, रोकने का काम किया, और इसके लिए मनुस्मृति लिखने का काम किया। तो जिन ब्राह्मणों ने हमारे सामने मनुस्मृति लिखी थी और जिन ब्राह्मणों ने हमको शूद्र घोषित किया था, जिन ब्राह्मणों ने हमको जातियों में बांटा, आज वही ब्राह्मण हमारे बीच में आते हैं और क्या कहते हैं? तुम भी हिंदू, हम भी हिंदू, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, देश पर मुसलमानों का कब्जा हो जाएगा, सारे हिंदू इकट्ठा हो जाओ।
जिन्होंने हमें अछूत घोषित किया, जिन्होंने हमें शूद्र घोषित किया, जिन्होंने हमको पढ़ने लिखने के अधिकार से, धन संपत्ति रखने के अधिकार से, बोलने सुनने के अधिकार से वंचित किया, आखिर क्या कारण है कि आज वही ब्राह्मण हमारे गली मोहल्ले में आते हैं और कहते तुम भी हिंदू हम भी हिंदू, सारे हिंदू इकट्ठा हो जाओ और हमारे पिछड़े वर्ग के ऊपर हिंदू का नशा चढ़ा दिया, हिंदू का नशा चढ़ा दिया। आखिर क्या कारण है? ये कौन सा चमत्कार हो गया? ये कोई और चमत्कार नहीं हुआ। ये जो आपको हमको वोट का अधिकार मिला, अब रानी के पेट से राजा नहीं पैदा होता, राजा अपना उत्तराधिकारी नहीं पैदा करता, अब राजा बैलेट बॉक्स से या ईवीएम मशीन से पैदा होता है और वो हमारी वोटों की बदौलत पैदा होता है और हमारी संख्या ज्यादा है, हमारे वोट ज्यादा है। तो ब्राह्मणों ने सोचा कि अगर हम कहेंगे अरे पिछड़े वर्ग के ओबीसी भाइयों, हमने तो तुमको शूद्र बनाया था, पढ़ने लिखने के अधिकार से वंचित किया था, धन संपत्ति रखने के अधिकार से वंचित किया था, कुर्सी पर बैठने से रोका था, बोलने और सुनने से रोका था, तुम हमें वोट दे दो क्योंकि हमने तुमको अधिकार वंचित किया था। तो कोई भी पिछड़े वर्ग का आदमी ब्राह्मण को वोट नहीं दे सकता। तो कहेगा जब तुमने हमको अधिकार वंचित किया था तो तुम्हें वोट नहीं देंगे, लाठी जरूर देंगे। तो वोट तो नहीं देगा, लाठी से पिटाई जरूर कर देगा। तो ब्राह्मणों ने सोचा ये तो इनके बीच में जाना है, अगर इनको कहेंगे तुमको शूद्र बनाया, तुमको गुलाम बनाया, अधिकार वंचित किया, वोट दो, तो ये वोट नहीं देंगे, पिटाई जरूर करेंगे। इसलिए तो खतरनाक मामला है। अगर शेड्यूल कास्ट के बीच में ब्राह्मण जाए और कहे अरे शेड्यूल कास्ट के भाइयों, हमने तुमको अछूत बनाया, तुम्हारा छुआ नहीं खाया, तुम्हें कुत्तों से भी बदतर बनाया, तुम हमें वोट दे दो, तो वो भी वोट नहीं देने वाला है, पिटाई जरूर कर सकता है। ब्राह्मणों ने सोचा बहुत खतरनाक मामला है। अगर आदिवासियों में जाए और कहे अरे आदिवासी भाइयों, हमने तुम्हारी हजारों पीढ़ियों को जंगलों में रहने के लिए मजबूर किया, तुम हमको वोट दे दो, तो वो भी वोट देने वाला नहीं है, पिटाई जरूर कर सकता है। तो ब्राह्मणों ने सोचा ये तो बहुत खतरनाक मामला है। अगर हम ऐसा कहेंगे तो हमारी पिटाई होगी, वोट नहीं मिलेगा। वोट कैसे मिलेगा? क्योंकि हमारी संख्या तो 3.5% है और केवल ब्राह्मण के वोट से ब्राह्मण गांव में पंच का चुनाव नहीं जीत सकता, सरपंच का चुनाव नहीं जीत सकता, तो देश की पंचायत पर भी कब्जा नहीं कर सकता। तो ब्राह्मणों ने सोचा अगर इनको भी हिंदू बना लिया जाए, अपने को भी हिंदू घोषित कर लिया जाए, तो ये भूल जाएंगे कि इनके साथ हमने क्या किया और इनको मुसलमानों का डर दिखा दिया जाए। तो ब्राह्मण हमारे गली मोहल्ले में आते हैं और क्या कहते हैं, एक एक मुसलमान 14-14 बच्चे पैदा कर रहे हैं, देश पर मुसलमानों का कब्जा हो जाएगा, सारे हिंदू इकट्ठा हो जाओ, तुम भी हिंदू हम भी हिंदू, देश को बचाना है, नहीं तो मुसलमानों का कब्जा हो जाएगा, सारे हिंदू इकट्ठा हो जाओ। हमें गुमराह किया जाता है, हमें हिंदू के नाम पर गुमराह किया जाता है और गुमराह करके हमारा समर्थन लिया जाता है और हमारा समर्थन लेकर हमारा ही सत्यानाश किया जाता है। 16 नवंबर 1992 को जब ओबीसी के मंडल कमीशन का फैसला आया, 52% ओबीसी को केवल 27% आरक्षण लागू किया, 27% को भी क्रीमी लेयर लगाया। 52 को 27 दिया, 27 को क्रीमी लेयर लगाया। सवाल खड़ा हो गया जब शेड्यूल कास्ट की जितनी संख्या है उतना आरक्षण है, आदिवासी की जितनी संख्या है उतना आरक्षण है, तो ओबीसी की संख्या 52% अगर है तो 52% आरक्षण क्यों नहीं है? सवाल खड़ा हो गया। शेड्यूल कास्ट को क्रीमी लेयर नहीं है, आदिवासी को क्रीमी लेयर नहीं है, तो ओबीसी को क्रीमी लेयर क्यों? ये सवाल खड़ा हो गया। अगर इस सवाल पर ओबीसी के लोग सोचते तो सोचते सोचते इस नतीजे पर पहुंचते कि ओबीसी के साथ धोखाधड़ी होगी, ओबीसी के साथ धोखेबाजी हो गई। और जब ओबीसी के लोग इस नतीजे पर पहुंचते कि उनके साथ धोखाधड़ी हो गई, तो ओबीसी के लोग क्या करते? पता करते कि हमारे साथ धोखाधड़ी किसने किया। और जब ये ओबीसी के लोग पता करते तो पता चलता कि ब्राह्मणों ने ओबीसी के साथ धोखाधड़ी किया, ब्राह्मण ओबीसी के हिस्से पर काबिज हैं, वो ओबीसी को उनका हक अधिकार नहीं देना चाहते, इसलिए उन्होंने षड्यंत्र किया, साजिश किया और हमारे साथ धोखेबाजी करने का काम किया। जब ये बात ओबीसी के लोगों को पता चलती तो ओबीसी का मोर्चा ब्राह्मणों की तरफ खुल जाता। ब्राह्मणों ने सोचा खतरनाक मामला है, ओबीसी का मोर्चा हमारे तरफ खुल जाए, इसके पहले इसका कोई ना कोई बंदोबस्त करना होगा, इस मोर्चे को किसी ना किसी तरफ मोड़ना होगा। तो ब्राह्मणों ने हमारे ओबीसी समाज के लोगों को कहा
कि बाबरी मस्जिद में जहां राम पैदा हुए थे वहां हम तुम्हारे राम का मंदिर बनाना चाहते हैं, लेकिन ये मुसलमान लोग बनने नहीं देना चाहते, थोड़ा चलो अयोध्या, राम का मंदिर बनाना है। विनय कटियार को आगे किया, कल्याण सिंह को आगे किया, उमा भारती को आगे किया, परवीर तोगड़िया को आगे किया, तमाम पिछड़े वर्ग के नेताओं को आगे किया और तमाम पिछड़े वर्ग के नेताओं को आगे करके 16 नवंबर 1992 को हमारे साथ धोखेबाजी हुई और 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद गिरा दी गई। हमारे साथ जो धोखाधड़ी हुई उसकी चर्चा बंद हो गई। बाबरी मस्जिद कैसे गिरी, किसने गिराई, सजा होगी कि नहीं होगी, मंदिर बनेगा कि नहीं बनेगा, इसकी चर्चा शुरू हो गई। और अब आपको पता चल गया कि सुप्रीम कोर्ट से मंदिर का फैसला है। और जब फैसला आ गया तो इन लोगों ने समतलीकरण के नाम पर जो हमारे महापुरुषों का बौद्ध स्तूप वहां था, जो सम्राट अशोक के द्वारा बनाया गया बौद्ध स्तूप था, उसको नष्ट करने का काम कर रहे हैं, उसको तोड़ने का काम कर रहे हैं। हमने मंडल की लड़ाई छोड़ दी, हमने कमंडल की लड़ाई लड़ी, ब्राह्मणों का साथ दिया, हमारी लाखों नौकरियां चली गई, हमारे महापुरुषों का बौद्ध स्तूप तोड़ा जा रहा है। और इतना ही नहीं, जब ट्रस्ट बनाया गया तो एक भी ओबीसी के आदमी को ट्रस्ट में नहीं रखा गया, सारे के सारे ब्राह्मणों को रखा गया, एक भी ओबीसी के आदमी को नहीं रखा गया। बाबरी मस्जिद गिराने के लिए हम अच्छे वाले हिंदू थे, जब वोट लेना है तब हम अच्छे वाले हिंदू हैं, जब मुसलमानों से लड़ना है तब हम अच्छे वाले हिंदू हैं, लेकिन जब हम अपने हक अधिकार की बात करते हैं तब हम अच्छे वाले हिंदू नहीं हैं, तब हम खराब वाले हिंदू हो जाते हैं। रामनाथ कोविंद को मंदिर में नहीं घुसने दिया, तब वो अच्छे वाले हिंदू नहीं थे, जब चंदा लेना हुआ तब वो सबसे अच्छे वाले हिंदू हो गए और चंदे की शुरुआत वहां से किया। तो ये जो हिंदू के नाम पर हमारे साथ राजनीति की जा रही है, हिंदू के नाम पर हमारा समर्थन लिया जा रहा है, क्योंकि अगर हम ओबीसी का संगठन चलाएंगे तो उसका नेता कोई ओबीसी आदमी ही होगा, अगर शेड्यूल कास्ट का संगठन चलाएंगे उसका नेता कोई शेड्यूल कास्ट आदमी होगा, अगर आदिवासी का संगठन चलाएंगे उसका नेता कोई आदिवासी आदमी होगा, अगर 85% बहुजन समाज का संगठन बनाएंगे उसका भी नेता कोई 85% का बहुजन समाज का आदमी होगा। लेकिन जब हिंदू के नाम पर संगठन बनता है, उसका नेता पहले से ब्राह्मण घोषित है, वो हमारा नेता हो जाता है, हम उसके पिछलग्गू हो जाते हैं, वो हमारा समर्थन ले लेता है और हमारा समर्थन लेकर के देश की और प्रदेश की पंचायत पर कब्जा करने का काम करता है और फिर हमको ही गुलाम बनाने का काम करता है। ये साजिश चल रही है, इस साजिश को समझने की जरूरत है। जाति के नाम पर हमारा वोट लिया जा रहा है। आप लोगों ने देखा 2017 के चुनाव में भाजपा वाले जिस बिरादरी में गए उसी के बिरादरी के आदमी को मुख्यमंत्री घोषित कर दिया। जब पटेल में गए तो बोले अनुप्रिया पटेल जी को मुख्यमंत्री अब की बनाने वाली है भाजपा, जब राजभर में गए तो कहा ओम प्रकाश राजभर को बनाने वाली है, और जब मौर्य में गए तो कहा केशव प्रसाद मौर्य को बनाने वाली है। जिस बिरादरी में गए उस बिरादरी में प्रचार किया तुम्हारा मुख्यमंत्री बनाने वाली है। हम लोगों ने सोचा, हमारी बिरादरी के लोगों ने सोचा कि भाई अपना मुख्यमंत्री बन जाएगा, भाजपा ही बनाने वाली है, क्योंकि समाजवादी तो यादव को ही बनाने वाली है, बीएसपी तो चमार को ही बनाने वाली है, हमारा मुख्यमंत्री अगर कोई बनाने वाला है तो ये भाजपा बनाने वाली है। हमारे लोगों ने अपने जाति के नेताओं का चेहरा देखा और जाति के नेताओं का चेहरा देखकर जैसे केचुआ लगाया जाता है कटिया में मछली को फंसाने के लिए, वैसे भाजपा वालों ने हमारे जाति के नेताओं को केचुआ की जगह फिट कर दिया और हमारे लोग केचुआ की लालच में चले गए और फंस गए उधर। और जब सरकार बनने का समय आया तो योगी आदित्यनाथ, जिसकी कोई चर्चा नहीं थी, उसको उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया, केशव मौर्य को वो बनाकर चुप कर दिया और पूरे उत्तर प्रदेश में इतने साड़ छोड़ दिए कि पूरे उत्तर प्रदेश में किसान साड़ों से मर रहे हैं। फर्जी इनकाउंटर हो रहा है, कौन सी जाति की कुटाई पिटाई नहीं हो रही है, हर जाति का मर्डर हो रहा है, जमीनों पर फर्जी कब्जा हो रहा है, फर्जी इनकाउंटर किए जा रहे हैं और बहुत ज्यादा अन्याय अत्याचार हो रहा है। ये जो स्थिति है, ये स्थिति इसीलिए है कि हमारे अंदर या तो धर्म की जागृति है, या तो जाति की जागृति है, या तो हम हिंदू के नाम पर बहक जा रहे हैं, या तो हम जाति के नेता के नाम पर बहक जा रहे हैं। जाति का नेता अपनी जाति में आता है और कहता है सारी जाति आगे चली गई, अपनी जाति पीछे रह गई है, इकट्ठा हो जाओ। जाति के लोग उसके पीछे इकट्ठा हो जाते हैं। वो सोनिया गांधी के पास चला जाता है, बोलता है हमारे पास में इतनी भेड़ें हैं। जैसे गड़रिया जो होता है, जो भेड़ का मालिक होता है,
है वो भेड़ों को बेचने का काम करता है, वैसे जाति का नेता अपने जाति के आदमी को बेचने का काम करता है। सोनिया गांधी ने कम रेट लगाया तो अमित शाह के पास पहुंच जाता है, बोलता सोनिया गांधी ने इतना लगाया था, तुम थोड़ा ज्यादा लगाओ तो तुम्हारे साथ आ जाएंगे। नतीजा ये होता है उसको कुछ पैसा मिल जाता है, उसको मंत्री संतरी का पद मिल जाता है, उसको एमएलए एमएलसी का टिकट मिल जाता है, उसकी तो लाइफ सेटल हो जाती है, लेकिन समाज गर्त में चला जाता है, समाज का सत्यानाश हो जाता है। इसलिए हमारे अंदर जातीय चेतना नहीं, वर्गीय चेतना आनी चाहिए। नेता आए तो उसको पूछना है कि भाई तुम मुख्यमंत्री पिछड़े वर्ग में से किसी को बनाओ, लेकिन तुम ये बताओ कि हमारी गिनती 74 साल में नहीं हुई, स्टैंप पेपर पर लिखकर देने के लिए तैयार हो क्या कि जब तुम्हारी सरकार बनेगी तो हमारी गिनती करोगे, लिख करके दोगे क्या स्टैंप पेपर पे? ये सवाल पूछो, ये सवाल पूछो कि हमारी संख्या अगर 52% है तो 52% आरक्षण देने की बात जब तुम्हारी सरकार बनेगी तो तुम करोगे? ऐसा स्टैंप पेपर पर लिखकर देने के लिए तैयार हो क्या? हमको प्रमोशन में आरक्षण लिखकर स्टैंप पर देने के लिए तैयार हो क्या? हमको न्यायपालिका में, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण लागू करने के लिए स्टैंप पेपर पर लिखकर देने के लिए तैयार हो क्या? अगर आप इस तरीके की मांग करो तो नेता संकट में पड़ जाएगा जो आपको बेचना चाहता है। अगर आपको स्टैंप पेपर पर लिख करके देगा और बाद में नहीं करेगा तो फंसेगा, और अगर कर देगा तो समाज का उद्धार हो जाएगा। हम लोगों को सही तरीके से लड़ाई लड़ते आना चाहिए। जाति के नेता से काम नहीं चलेगा। अधिकार जाति के नाम पर किसी जाति को नहीं मिला है, अधिकार पिछड़े वर्ग के नाम पर मिला है। अधिकार चाहिए ओबीसी के नाम पर और नेता चाहिए जाति के नाम पर, तो सत्यानाश तो होगा ही। इसलिए जाति का नेता नहीं, हमको पिछड़े वर्ग का नेता बनाना होगा। जो पिछड़े वर्ग के हक अधिकार की लड़ाई लड़े वही हमारा नेता होगा। इस बात को हम लोगों को तय करने की जरूरत है। 2011 में भारत मुक्ति मोर्चा ने जाति आधारित गिनती का मुद्दा उठाया, पूरे देश भर में 51,000 कार्यक्रम किए। परिणाम यह हुआ कि सारे ओबीसी के नेताओं ने भारत की पार्लियामेंट को 3-4 दिन के लिए बंद कर दिया। कहा जानवरों की गिनती करते हो, हमारी गिनती नहीं करते, बंद कर देंगे, पार्लियामेंट नहीं चलने देंगे। चिंतन शुरू हो गया। मनमोहन सिंह सामने आए, प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा हम गिनती करेंगे, लेकिन किया नहीं, धोखेबाजी करने का काम किया। और गिनती के मुद्दे को दबाने के लिए हम लोग मीडिया में जो मुद्दे हाईलाइट होते हैं उनको पकड़ लेते हैं, अपने मुद्दे छोड़ देते हैं। जब गिनती का मुद्दा उठा, इसको दबाने के लिए, चूंकि ब्राह्मणों ने सोचा अगर गिनती कर देते हैं तो जो हमने इनके हिस्से पर कब्जा किया है ये ले लेंगे, अगर गिनती नहीं करते हैं तो ये हमारे विरोध में चले जाएंगे, इनको कोई नया मुद्दा देना पड़ेगा। जैसे 92 में बाबरी मस्जिद का मुद्दा दिया, वैसे 2011 में भ्रष्टाचार का मुद्दा दिया। अन्ना हजारे कुर्मी जाति के, मराठा जाति के, महाराष्ट्र के, उनको उठाया, वहां से बाबा रामदेव हरियाणा के यादव, उनको उठाया और दोनों को दिल्ली में बैठाया। कहा देश में भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है, कहा देश में भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है, जब तक जन लोकपाल नहीं आएगा तब तक देश से भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। अन्ना हजारे ने कहा अगर जन लोकपाल नहीं आएगा मैं अपने प्राण त्याग दूंगा, लेकिन यहां से नहीं जाऊंगा। बाबा रामदेव रात को लड़की का कपड़ा पहन करके भागे। बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया में पूछा, अरे भाई बाबा जी सारा योग तो बताया, लेकिन ये कूद योग जो किया आपने रात में, ये तो आपने बताया नहीं। तो अन्ना हजारे और बाबा रामदेव को सामने लाया गया। 1 सितंबर 2011 को जाति आधारित गिनती के लिए हम लोग दिल्ली में रैली कर रहे थे। हम अपने लोगों को समझा रहे थे, चलो दिल्ली तुम्हारी गिनती का मामला है। तो हमारे पिछड़े वर्ग के लोग कितने भोले, वो कह रहे थे अरे पटेल जी, राजा हरिश्चंद्र के बाद पहला ईमानदार आदमी अन्ना हजारे धरती पर आया है, वो कह रहा है जन लोकपाल नहीं आएगा तो प्राण त्याग देंगे। पहले उसके प्राण बचा लेते हैं, बाद में अपनी गिनती का मामला देख लेंगे। जब बाबा साहब अंबेडकर संविधान सभा में लड़ाई लड़ रहे थे तो हम लोग गांधी जी के साथ में देश को आजाद कराने में व्यस्त थे, और जब 90 में हमारा मंडल कमीशन का मामला था, 92 में, तब हम मंदिर बनाने में व्यस्त थे, और जब 2011 में हमारी गिनती का मामला था तब हम भ्रष्टाचार मिटाने में व्यस्त थे। मैंने उसी समय कहा था जिस दिन तुम्हारी गिनती का मुद्दा दब गया उस दिन अन्ना हजारे अखबार के पन्ने से गायब हो जाएगा। अभी गायब हो गया, कहीं नहीं
दिखाई दे रहा है। किसानों का इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है मगर कहीं पर भी अन्ना हजारे नजर नहीं आ रहा है। किसान टार्च लेके ढूंढ रहे हैं कि अन्ना हजारे भी किसान है, भाई किधर है, दिख नहीं रहा है। बड़ा ईमानदार आदमी था, राजा हरिश्चंद्र के बाद पहला ईमानदार आदमी था, लेकिन कहीं दिख नहीं रहा है। साथियों, हमारे साथ धोखाधड़ी हो गई। उस समय लालू जी ने कहा था ये मंडल 2 की लड़ाई है। ये जो मंडल 2 की लड़ाई थी, ब्राह्मणों ने सोचा, मंडल 1 की लड़ाई ने लालू प्रसाद यादव पैदा कर दिया, रामविलास पासवान पैदा कर दिया, मुलायम सिंह यादव पैदा कर दिया, तमाम पिछड़े वर्ग के मुख्यमंत्री मंडल 1 की लड़ाई से बन गए। ये मंडल 2 की लड़ाई छिड़ गई है। इससे तो देश में पिछड़े वर्ग का प्रधानमंत्री बन जाएगा। कोई पिछड़े वर्ग का नेता प्रधानमंत्री ना बने, इसके पहले हम अपने ही किसी आदमी को, अपने ही किसी गुलाम व्यक्ति को आगे कर देते हैं। आरएसएस के ब्राह्मणों ने 2014 में नरेंद्र मोदी को आगे किया। आरएसएस ने घोषित किया ये हमारे प्रधानमंत्री के कैंडिडेट हैं। नरेंद्र मोदी भी प्रचार में आए और कहने लगे कि हम नीच जाति के हैं, हम चाय बेचने वाले हैं, हम पिछड़ी जाति के हैं। हमारे लोगों ने सोचा नरेंद्र मोदी पिछड़ा है, चाय भी बेचने वाला है, नीच जाति का है। ब्राह्मणों ने हमको नीच बनाया, नरेंद्र मोदी को भी नीच बनाया। चाय बेचता है, हम भी गरीब हैं, नरेंद्र मोदी भी गरीब है, इस बार हमारा कल्याण हो जाएगा। फिर नरेंद्र मोदी ने कहा सबका साथ सबका विकास। हमारे लोगों ने सोचा है तो साधु महात्मा लगता है, सबका साथ लेगा, सबका विकास करेगा। वैसे ये संभव नहीं है कि चोर का भी साथ ले लो, डकैत का भी साथ ले लो, ईमानदार आदमी का भी साथ ले लो, बलात्कार का भी साथ ले लो और फिर बलात्कार का भी विकास करो, चोरी का भी विकास करो, डकैती का भी विकास करो, ईमानदारी का विकास करो। ये बेवकूफ बनाने वाला नारा है, बेवकूफ बनाने का काम किया। कहा 15-15 लाख खाते में भेजेंगे, हमारे लोग और खुश हो गए। कहा काला धन लाएंगे, तुम लोगों को देंगे, हमारे लोग और खुश हो गए। अरे भाई, इतना महात्मा आदमी तो अभी तक कोई आया ही नहीं देश में, इसको तो प्रधानमंत्री बना के ही छोड़ना है। अब हमारे लोग ठान ले कोई चीज तो होना, ये कैसे संभव है? तो सबके लिए ठान लेते थे। ठाना था मंदिर बनाना है, बन रहा है। ठाना था अंग्रेजों को भगाना है, भगा दिया। ठाना नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है, 2 बार बना दिया। कभी ये नहीं ठाना कि अपनी भी गिनती करवाना है, इसके बारे में कभी नहीं ठाना कि अपनी भी गिनती करवाना है। ये नहीं ठाना कि हमको संख्या के अनुपात में धन धरती राजपाट में हिस्सा लेना है। लेकिन अब ठानना पड़ेगा साथियों, अभी तक नहीं ठाना तो अब ठानना पड़ेगा। ये परिवर्तन यात्रा इसीलिए निकली है, चेतना और जागृति पैदा करने के लिए निकली। जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, हमारे लोगों ने नरेंद्र मोदी के ऊपर विश्वास किया, लेकिन नरेंद्र मोदी ने हमारे साथ विश्वासघात किया। पहला काम क्या किया? ओबीसी की गिनती रोकने का काम किया। जानवरों की गिनती किया, ओबीसी की गिनती नहीं किया, कहा पिछड़ी हो, और फिर पिछड़ों की गिनती नहीं किया। फिर 314 पिछड़े बच्चे जो यूपीएससी का एग्जाम पास किए थे, आईएएस की परीक्षा पास किए थे, आधे भारत के कलेक्टर हो सकते थे, उनकी नियुक्ति को क्रीमी लेयर का नियम बदलकर रोक दिया। मेडिकल में जो राष्ट्रीय लेवल पर नीट की परीक्षा शुरू हुई, उसमें ओबीसी को आरक्षण नहीं दिया, ओबीसी का वजीफा लगभग बंद कर दिया और ओबीसी को बजट में एक नया पैसा नहीं दिया। मतलब नरेंद्र मोदी अपने को पिछड़ा कहते हैं और पिछड़ों के विरोध में सारे फैसले करते हैं। आपने कभी कोई ऐसा आदमी देखा जो अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारता हो? ऐसा कोई आदमी आपने देखा? निश्चित तौर पर आपने नहीं देखा होगा, क्योंकि महामूर्ख आदमी भी अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मारता। नहीं देखा तो देख लो, वो आदमी नरेंद्र मोदी है। नहीं देखा तो देख लो, आदमी नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी अपने को पिछड़ा कहते हैं और पिछड़ों के ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने का काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? पिछड़ा आदमी पिछड़े के पैर पर कुल्हाड़ी क्यों मार रहा है? क्योंकि नरेंद्र मोदी मुख नहीं है, नरेंद्र मोदी मुखौटा है। आरएसएस के ब्राह्मणों ने सोचा पिछड़े लोग अब थोड़ा जागृत हो गए हैं, ये ब्राह्मणों को वोट देना नहीं चाहते, तो ये पिछड़े वर्ग के आदमी का मुखौटा लगाया जाए। जब पिछड़े वर्ग का आदमी देखता है तो नरेंद्र मोदी दिखता है, लेकिन पीछे से आरएसएस के ब्राह्मण सारा का सारा खेल रच रहे हैं, हमारे सत्यानाश का कार्यक्रम चला रहे हैं। कुछ जो पुराने लोग हैं वो कठपुतली की नाच देखे होंगे, नए लोग तो नहीं देखे होंगे। कठपुतली नाचते हुए दिखती थी, लेकिन जो नचाता था वो नहीं दिखता था। नरेंद्र मोदी नाचता हुआ दिखता है, लेकिन नचाने वाला मोहन भागवत नहीं दिखता है। और इसीलिए देश में मनुस्मृति लागू हो रही है
आपकी प्राइमरी एजुकेशन खत्म हो गई, बच्चा किताब भूल जाता है, कटोरा नहीं भूलता है। प्राइमरी एजुकेशन में कक्षा 8 पास हो जाता है, माँ बाप का नाम नहीं लिख पाता है, अपना नाम भी ठीक से नहीं लिख पाता है। मनुस्मृति ने लिखा था इनको पढ़ने का अधिकार नहीं होगा। आज आपका वोट लेना है, डायरेक्ट मना नहीं कर सकते। व्यवस्था ऐसी कर दिया कि आपका बच्चा नरेगा मनरेगा के मजदूर के अलावा प्राइमरी से पढ़कर कुछ नहीं हो सकता। और बड़े लोगों के लिए कॉन्वेंट और नर्सरी खोल दिया, अपने लिए दोहरी शिक्षा नीति लागू किया। हायर एजुकेशन, प्रोफेशनल एजुकेशन इतना महंगा कर दिया। अगर आपको अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना है, आपको कोटा भेजना पड़ेगा, बनारस भेजना पड़ेगा, लखनऊ भेजना पड़ेगा, दिल्ली भेजना पड़ेगा, कोचिंग करवाना पड़ेगा, तैयारी करवाना पड़ेगा। आपके पास लाखों रुपए नहीं है, आप नहीं भेज सकते, आपका बच्चा नहीं बन सकता। तो ये जो अन्याय हो रहा है, एजुकेशन का व्यवसायीकरण किया जा रहा है, एजुकेशन को पूंजीपतियों के हाथ में दिया जा रहा है, इसको महंगा किया जा रहा है। और मनुस्मृति में जो लिखा था आपको पढ़ने का अधिकार नहीं होगा, उस पर रोक लगा दी गई। जब पढ़ोगे नहीं, नौकरी में नहीं जाओगे, नौकरी में नहीं जाओगे, व्यापार नहीं कर सकते, तो पैसा कहां से आएगा? पैसा नहीं आएगा। और जो आपका आरक्षण था, उस आरक्षण को भी खत्म किया जा रहा है, बहुत ही चालाकी से खत्म किया जा रहा है। कैसे? नरेंद्र मोदी कहते हैं देश नहीं बिकने दूंगा मगर रेलवे नहीं बचने दूंगा, देश नहीं बिकने दूंगा मगर बीएसएनएल नहीं बचने दूंगा, देश नहीं बिकने दूंगा मगर इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम नहीं बचने दूंगा, देश नहीं बिकने दूंगा मगर लाल किला नहीं बचने दूंगा, देश नहीं बिकने दूंगा मगर एयरपोर्ट नहीं बचने दूंगा। जो जो सरकारी चीजें थी, जो जो सरकारी चीजें थी, जहां नौकरियों में आरक्षण था, क्योंकि आरक्षण सरकारी जगह पर लागू है, जहां जहां सरकारी जगह पर आरक्षण है उसको प्राइवेट कर दे रहे हैं, उसको अडानी अंबानी को बेच दे रहे हैं। आरक्षण आपका जीरो हो गया और आपको पता भी नहीं चलेगा। कागज पर आरक्षण लिखा रहेगा, प्रैक्टिकल में आरक्षण जीरो हो जाएगा। ये स्थिति देश में पैदा हो गई। जो सरकार के पास पब्लिक की प्रॉपर्टी थी उसको सरकार अडानी अंबानी को दे रही है, और जो हमारे पास हमारी प्रॉपर्टी है, खेती योग्य जमीन, उसको देने के लिए 3 काले कानून आ गए हैं ताकि इस पर भी अडानी और अंबानी का कब्जा हो जाए। तो देश बहुत ज्यादा देश के साथ षड्यंत्र हो रहा है। ये केवल किसी के हक अधिकार की लड़ाई नहीं है, बल्कि ये देश को बचाने की लड़ाई है। एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, पूरे भारत को गुलाम बनाया, 27,000 कंपनियां आ रही हैं। आपके खेत में क्या बोना है आप नहीं तय करोगे, आपके खेत में क्या बोना है कंपनियां तय करेंगी। आपके खेत में जो पैदा होगा वो कंपनियों के गोदाम में जाएगा, और खाद्यान्न, दलहन, तिलहन, आलू, प्याज को आवश्यक वस्तु अधिनियम से बाहर कर दिया। मतलब उद्योगपति ज्यादा से ज्यादा भंडारीकरण करेंगे, गोदामीकरण करेंगे, इससे काला बाजारी बढ़ेगी, और काला बाजारी बढ़ेगी तो एक एक आदमी भूखमरी का शिकार होगा। और जैसे पहले मनुस्मृति में हमारे लोगों को गुलाम बनाया गया था, वो स्थिति दोबारा पैदा करने की कोशिश की जा रही है। किसान भी मजदूर हो जाएगा, मजदूर तो मजदूर है ही, और फिर इतना ही नहीं किया, मजदूर मजदूर है, किसान मजदूर हो जाएगा। फिर कानून बदल रहे हैं कि अब 8 घंटे की नौकरी नहीं होगी, 12 घंटे की नौकरी होगी। मतलब सुबह 8 बजे जाओगे तो रात को 8 बजे तक ड्यूटी करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है 8 घंटे की नौकरी नौकरी है, 12 घंटे की नौकरी गुलामी है। मतलब अघोषित रूप से आपको गुलाम बनाने की घोषणा हो गई है। इस बात को साथियों समझने की जरूरत है। ये जो लड़ाई है, जो परिवर्तन यात्रा निकाली गई है, ये परिवर्तन यात्रा इस देश को बचाने की, इस संविधान को बचाने की, और हमें हमारे हक अधिकार को बचाने की, और अपने पुरखों के मान सम्मान को, जिन्होंने लड़ाई लड़ करके हमको ये हक अधिकार दिया, उनके मान सम्मान को बचाने की लड़ाई है। इस लड़ाई में आपकी मदद जरूरी है, क्योंकि ये इलेक्शन की लड़ाई नहीं है, ये आपकी आने वाली जनरेशन की लड़ाई है। अगर आज आप चुप रहे तो आपकी हजारों नस्लें गुलाम हो जाएंगी, और अगर आज आप खड़े हो गए तो आपकी हजारों नस्लें आजाद हो जाएंगी। ये जो परिवर्तन यात्रा चल रही है, ये उत्तर प्रदेश
प्रदेश में चल रही है, उत्तर प्रदेश के बाद ये पूरे देश भर में जाने वाली है और पूरे देश भर में इस हक अधिकार की लड़ाई के लिए लोगों को तैयार किया जाएगा। और आने वाले समय में जैसे किसान दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं, ऐसे 6 लाख गांव में डेरा डालने का कार्यक्रम किया जाएगा, पूरे भारत को बंद किया जाएगा, क्योंकि अभी ये डर नहीं रहे हैं। डर